नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और इस बार चक्रव्यूह में मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री आफताब अहमद। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आफताब जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि अभी जो मौजूदा राजनीतिक तस्वीर है, खासतौर से हरियाणा और कांग्रेस को लेकर अगर मैं बात करूं, कांग्रेस क्या जद्दोजहद कर रही है अपने अस्तित्व को बचाने की? अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति होते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जब से कांग्रेस अध्यक्षा का पदभार संभाला और 2004 से पूर्व जब चुनाव अभियान में गई और उससे मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ उसमें जब आप देखेंगे तो किसान पे केंद्रित किया गया था, किसानों की समस्याओं पे केंद्र किया गया था। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब ज्यादा किसानों की याद आ रही है? 10 साल सत्ता में रहने के वक्त तो याद नहीं है। मैं अभी इस बात को ही कहता हूँ। तो सबसे पहले अगर 2005 में जब यूपीए 1 का गठन हुआ तो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद किसानों का जो है हरित क्रांति और बैंकों की नेशनलाइजेशन के बाद अगर किसानों के हित में कोई कार्य हुआ था वो 71,000 करोड़ बिल्कुल पूरे सही। देश और आप ही की सरकार में 17 रुपए के चेक भी किसानों को बांटे। ऐसा है, 71,000 करोड़ तो याद आता है, वो 17 रुपए के चेक भी याद आते नहीं। हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि लैंड होल्डिंग जो है ना, उसमें कई लैंड होल्डिंग में बहुत से काश्तकार होते हैं, बहुत से उसमें हिस्से होके इस तरह का हो जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उसके हिसाब से मतलब किया जाता है। जस्टिफाइड नहीं है। आज आप ही के लोग इस बारे में सवाल करते हैं। लेकिन ये सरकार इस चीज का हमारी सरकार में एक फैसला हो गया था कि 500 रुपए से कम का चेक जो है किसी भी किसान को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके रेशो को ना छोड़ के उसके लिए ये माना गया था कि ये मतलब बेशक ठीक है उसको जब हिस्से के साथ ना बनकर, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस है उसमें दर्शाता है कि किसी चीज नहीं। आप मुझे ये बताइए, हर पार्टी आज किसानों का बहुत बड़ा मसला है, ये आप भी जानते हैं। उसको लेकर एक बड़ी रैली कांग्रेस कर रही है 19 तारीख को, उस पर भी आऊंगी। बटे हुए हैं कांग्रेस के लोग आपस में भी रैली को लेकर, लेकिन किसान यकीनन में इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। सभी राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है, विपक्ष में है तो कुछ और है, सत्ता में है तो कुछ और है। सभी पार्टियों की बात नहीं। मैं इस बात से मैं आपके से सहमत नहीं हूँ। आप होंगे भी नहीं, क्योंकि आप कभी सत्ता में थे, आप विपक्ष में, आप कैसे सहमत होंगे? 1894 में एक जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था, अंग्रेजों ने जो बनाया था, उसको आज़ादी के बाद अगर बदलाव किया तो राहुल जी के प्रयासों से श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने उसमें संशोधन करके भूमि अधिग्रहण को किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी कंसेंट और सोशल इम्पैक्ट जो था कि किसान के अलावा ज़मीन से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली ओनर नहीं होते, लेकिन उनके मुद्दे जो है वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, जिनकी जीविका जो है निर्भर करती है उसी खेत से, उनका सब चीज़ों का करके। और उस वक्त जो भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ उसमें देखेंगे आप सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, उनमें स्टैंडिंग कमेटी बनी, उनके ऐतराज़ आए, ऐतराज़ों को उनको शामिल किया गया और उसके बाद उनके पक्ष को मानते हुए उस भूमि अधिग्रहण बिल को जो है उसको लागू किया गया। आज इतनी जल्दी एक ऑर्डिनेंस करके रातों रात उसको बदलने की ज़रूरत है। ये मुद्दे जो हैं ये बीजेपी ने अपनी उसका किसान विरोधी एक चेहरा है उसको सामने आने के बाद ये ज़्यादा मुद्दा बना है। नहीं तो किसानों को अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 4% कोऑपरेटिव का इंटरेस्ट जो है 12% से कम किया गया। इसी के अलावा जैसे मैंने कहा, तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस कहती है हम किसान हितैषी हैं, आप लैंड एक्विजिशन बिल की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने जो किया वो बेहतर था। CLU आपके टाइम पर भी बहुत हुए, उसमें कई तरह के, अब मसलों में जाएंगे तो कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। आज लैंड एक्विजिशन बिल पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। आपकी सरकार में भी 17 रुपए के चेक किसानों को मिले। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुआवजे को बढ़ाए, जो पिछला मुआवजा था वो अब मिला है, तो अब का मुआवजा फिर कब मिलेगा? बात मेरी सिर्फ इतनी है। मैं ये कहूँगा कि ये चिंता का विषय है कि किसान जो है जो अन्नदाता है इस देश का। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हरियाणा का किसान, हरियाणा को 1966 में अलग होया, पंजाब से बड़ा भाई माना जाता था, लेकिन हरियाणा के किसान ने खून पसीना बहा के मेहनत करके अपने आप को स्थापित किया और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर फूड ग्रेन में अगर कंट्रीब्यूशन अगर किसी सिंगल उसका स्टेट की बात करें तो हरियाणा अग्रणीय राज्य रहा, पंजाब को भी उसने पछाड़ा। फिर भी हरियाणा के किसान का क्या हाल है? लेकिन किसान का एक बात मैं कहूँगा
कि हरियाणा में जो किसान को पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी, उसमें अगर हम बात करें तो चाहे उसकी कंपनसेशन के मसले की बात हो, चाहे उसकी जो ये आज आप कहते हैं कि जो मांग हो रही है और सरकार भी ये कहती है हम तो जो पिछली सरकार का 10,000 रुपये अगर 100% उसमें नुकसान हुआ है किसान को देंगे, वो 10,000 रुपये भी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था। और उसी राशि को आज क्योंकि अब इनपुट्स और ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम जो मांग करते हैं कि उसको ज़्यादा दिया जाए, वो इसीलिए है, इसमें राजनीति की बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा से जो है किसानों के हितों के लिए प्रयासरत रही है और उसके लिए आपने देखा होगा राहुल जी ने भट्टा परसौल से पदयात्रा करके उस चीज़ को पूरा करा था और एक देश में एक मन जो बना था किसान को और फिर कंपनसेशन एक्ट जो बना था अमल में लाया गया था, वो उसी उसके प्रयास के और उसी। चलिए आप पर आ जाते हैं। सभी पार्टियां किसान हितैषी हैं, ये कहेंगे, सभी पार्टी के प्रवक्ता भी कहेंगे, नेता भी कहेंगे, ये जाहिर है। लेकिन अभी चलिए बताइए, अभी जो इलेक्शंस हुए उसके बाद कांग्रेस के जो हालात हरियाणा में देखने को मिले, बहुत पीछे चले गई अगर हम नंबर गेम में बात करें। अभी किस तरह से रिवाइवल कांग्रेस का आप हरियाणा में देखते हैं? वो जिस उम्मीद से और जिस उमंग से भारतीय जनता पार्टी, जिसके 4 विधायक मात्र होते थे और सांसद एक भी नहीं था इस प्रदेश में, जिस हिसाब से 8 सांसद बने उनके और 47 विधायक बने, और हरियाणा की जनता ने पिछले 6 महीनों में और 9-10 महीनों में जो केंद्र की सरकार के जिस तरीके के उनका शासन देखा, आज जो अगर कहेंगे तो जो हताशा और जो निराशा हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के कर्मचारी या किसी वर्ग को कहें उससे हुई है, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि किसी चीज़ की है। और इसी उसमें कांग्रेस ने जो है जिलेवार जाके सब जगह अपने करके और सब जो आज जो जाके क्या किया है बताइए तो, आज जो बताइए तो क्या किया, मुझे ये बताइए क्या किया, कौन से विपक्षी की कांग्रेस के अगर आप कांग्रेस की अगर आप अशोक तंवर, किरण चौधरी अलग घूम रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग घूम रहे हैं, आप भी कल उनकी कोठी पर बैठक में थे। कांग्रेस के अगर भूमिका की आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कांग्रेस विधानसभा में जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है राजनीति का, उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई। लोकदल और बीजेपी एक ही तरफ से मतलब कांग्रेस पे अभी भी करते रहे, जबकि सत्ता में जो है बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष की बात करती किसी चीज। कांग्रेस ने पूरे सेशन में वॉकआउट करने के अलावा कुछ नहीं किया, अपने अस्तित्व को कायम रखने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, और कुछ नहीं किया। जब आप लोग सत्ता में ना जब आप सत्ता में थे, आप किसी को बोलने नहीं देते थे, और तब आप लोग कहते थे कि अगर ये लोग वॉकआउट करते थे सदन को चलने नहीं देते। हम भी सदन में थे, हम सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के साथियों को समय दिया जाता था। उसमें यही तो होता है जब हम सत्ता में होते हैं कुछ और, जब हम विपक्ष में होते हैं कुछ और। नहीं, मैं एक बात कहूंगा कि प्रजातंत्र में जो अपनी बात को कहने का है, उसमें कांग्रेस के कभी जब सदन की आप पिछली कभी उसमें देख सकते हैं विपक्ष के साथियों को ज्यादा समय दिया गया है। इस तरीके का इस तरीके पर हमेशा ही आरोप लगते रहे कि वो स्पीकर की भूमिका कम, कांग्रेस के नेता की ज्यादा निभाते। अच्छा चलिए ये बताइए कांग्रेस में गुटबाजी है? राजनीति में जो अपने पक्ष के रखने का, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। कितना अच्छे से कह रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट और आपके शब्द मैच नहीं कर रहे। नहीं, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कर रहा हूँ। हम सब कांग्रेसी जो हैं, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली की जो बातें होती हैं उसको अशोक तंवर कहते हैं ये पर्सनल कार्यक्रम होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ये पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, कल आप भी उनके निवास पर बैठक हुई, वहां पर आप भी थे, कई और भी लोग थे, अशोक तंवर नहीं थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं थे। अब ये बताइए अपने अपने तरीके से, अपने अपने, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में रैली होनी है, अपने अपने तरीके से जब शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल हो गए, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हमारे जो कन्वीनर हैं श्री दिग्विजय सिंह, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस रैली के, वो सबने शिरकत करके सामने नजर आता है। आपको नहीं लगता दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? कैसी बातें हैं? अपने ही घर में आप बटे हुए तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे? एक मुद्दे पर अशोक तंवर, किरण चौधरी अलग करते हैं बैठक और आप लोग अलग करते हैं। नहीं, बैठकें जो हैं सब तरह के संयुक्त बैठकें भी हुई है, संयुक्त इसमें प्रदर्शन भी हुआ है, सेशन तो कहीं भी
सेशन का जहां अशोक तंवर किरण चौधरी थे वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिक्चर से ही गायब थे, और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहां अशोक तंवर और किरण चौधरी नहीं थे। 8 मार्च को विधानसभा में जो प्रदर्शन हुआ उसमें सभी ने मिलकर उसमें प्रदर्शन किया कि किसानों के मुद्दे पर किसानों के मुद्दे में बताइए, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सब कांग्रेस जन एक हैं। आज किसानों की जो दशा है वो उसके एक बात को कह सकता हूं, पहले तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, और उसके बाद मौसम की वजह से जो दयनीय स्थिति आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश में नहीं प्रदेशों में जो बेमौसमी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से आज किसान को बहुत ही गंभीर चुनौती से गुजरना पड़ रहा है। मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि ये फसल जो है मेन क्रॉप होती है और इसमें इस तरीके के जो हालात हमने भी बहुत सालों से अपनी जमींदारा भी करते हैं और उसमें देखा, लेकिन किसान की कभी ऐसी हालत नहीं देखी जिस तरीके। और आज भी सरकार की जो वो है वो टाल मटोल की नीति है, किसी तरह के ऐसी सीरियसनेस नहीं नजर आई। इसलिए किसानों में आज बहुत बड़ा एक हताशा है, और किसानों में एक बहुत बड़ी एक इस बात की वो है कि हमें न्याय मिलना चाहिए था, जो हमारी आवाज़ सरकार को जो है सुन के उस चीज़ को निदान करना चाहिए, समस्या उसका ना करके इस चीज़ का क्यों वो किया। अच्छा ये बताइए, आपने किसानों की दयनीय हालत है, किसान काफी हताश है, आपके अपने लोग जो हताश है उनका क्या? कैप्टन अजय यादव आपके बड़े नेता, पूर्व मंत्री हैं, वो कहते हैं आज नेताओं की हताश की बात नहीं, आज एक किसान वर्ग जो है उसमें उसकी बात तो है। आप कह रहे हैं मुख्य भूमिका हम निभा रहे हैं, कांग्रेस की बात तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के नेता इंडिविजुअल कांग्रेस के नेताओं की टालमटोल करती है। आप मेरे ही सवालों के जवाब में टालमटोल कर रहे हैं। आपका मेहमद जी, मुझे ये बताइए, आपके बड़े नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव मेरे साथ ही यहीं बैठकर इसी जगह पर कहते हैं कि हुड्डा की जागीर नहीं है कांग्रेस। नहीं, मैं तो कहता हूं ये उनके व्यक्तिगत ख्याल होंगे, नहीं तो कांग्रेस में जो एक सिस्टम है, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस जन सभी काम करते हैं, जिसको जो जिम्मेवारी बनती है उसी जिम्मेवारी से काम करते हैं, और इसमें किसी चीज़ का कोई जो है उनका अपना कोई आकलन होगा किसी चीज़ का, नहीं तो हम तो ये मानते हैं जिसको जैसे जैसे पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेवारी देते हैं उसी में हम सब मिलकर काम करते हैं, और इसी तरीके से इस रैली के लिए भी मुझे यकीन है कि आप इस बात का मुझे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता जरूर जानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके मंत्रालय पर आते हैं, खेमका की बात करेंगे। बहुत अहम रही हैं ये चीजें, हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे आप, और अभी खेमका की ट्वीट से भी कई सवाल खड़े हुए थे, आपसे मेरी कई बार उस पर चर्चा भी हुई। जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स पहले थी जब आप थे, एक तो अब चक्का जाम तब भी हुआ था, आज भी हुआ है, अभी हाल ही में भी हुआ, ये जो रोडवेज कर्मचारियों की सिचुएशंस है, जो उनकी मांगे हैं, उनका हल क्यों नहीं निकलता? आप हेड करते रहे डिपार्टमेंट को, क्या कारण थे? मैं एक बात को बड़े स्पष्ट तौर पे कह देना चाहूँगा कि जो वास्तविक अगर मुद्दे थे, उन वास्तविक मुद्दों का हमने हल कर दिया था, निदान कर दिया था। 2 बार उनकी स्ट्राइक हुई थी, उसमें उन चीज़ों के मुद्दे कोई नहीं थे। एक जो 3519 निजी बस परमिट का जो मुद्दा है, उसमें सरकार पहले हमारी कांग्रेस सरकार ने कह दिया था, क्योंकि ये लोगों के हितों की बात थी, और उसमें हाईकोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आप कैरिज वे के लिए एक पॉलिसी बनाए, उसी के अनुरूप उसको फेजेज में लागू किया गया था। और उस चीज़ को हमने उनके समक्ष भी पहले भी उस अपने समय में भी कह दिया था कि ये लोगों के हित की बात है और इसमें किसी चीज़ का हमारा कोई नहीं है। और बाकी जितने इनके वाजिब मुद्दे थे वो कांग्रेस सरकार ने हमने उनको उसी समय उनका निदान कर दिया था, कोई इस तरह का मुद्दा नहीं था। सड़कों पर ये तब भी थे, आज भी है। परमिट, आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इशू था, परमिट जो है, प्राइवेट परमिट को आज भी इशू है, आज भी इशू है, तो क्यों नहीं ये हल हो रहा? नहीं, बिल्कुल। तब क्या सिचुएशन? जब हमने उसको पूरी तरह लागू कर दिया था, 3 फेजेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेजेस हुए थे, उसके बाद एक कोर्ट में जब हमारी सरकार इलेक्शन में गई, जब एक स्टे लग गया था, बस उसके अलावा हमने पूरी तरीके से उसको लागू कर दिया था, डिस्पाइट इनकी जो विरोध था उसके बावजूद, क्योंकि ये हरियाणा के लोगों के हित की बात थी और हरियाणा के लोगों को और यातायात में और इस चीज़ से सहूलत मिलने की बात थी। और हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी था कि स्टेट में तुम एक मोनोपोली नहीं हो सकती, आपको कैरिज वे के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी उसके हिसाब से ये सब किया गया था। और आज भी हम ये मानते हैं कि हरियाणा के हितों के लिए जो भी फैसला सरकार लेगी उसमें
लोगों के हितों का फायदा होना चाहिए, ना कि किसी भी कर्मचारी को। अगर उनको कोई संशय है वो सरकार की जिम्मेवारी है, उन संशयों को जो है उनके जो डाउट्स को रिमूव किया जाए। लेकिन वो प्रॉब्लम तो अभी भी जो की तो बनी हुई है। अभी हमने हाल ही में देखा, फिर से जो कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पर चले गए, रफ्तार थम गई थी, लोगों को सहूलियत नहीं, जहां सहूलियत मिलनी चाहिए उन्हें इनफैक्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इसका परमानेंट हल क्या है? परमानेंट हल यही है कि जब तक जो हमारे प्राइवेट कैरिज वे का हम नहीं देंगे, जिससे कि एक हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, लोगों को सहूलत भी दी जाएगी, और जो एक तरीके से आज हम नहीं, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट परमिट्स होने चाहिए? बिल्कुल, हमारी सरकार ने परस्यू किया था, बड़ी विग्रेसली परस्यू किया गया था, और उसमें सारे फेजेस को चरणबद्ध तरीके से कानून के दायरे में सबको रख के उन चीजों को पूरा किया गया था। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? अभी होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं इस चीज को लागू करना चाहिए सरकार को। मतलब इनके जो डाउट्स कर्मचारी यूनियंस के हैं, अगर उनके मन में कोई डाउट्स हैं और वो करते हैं तो उनके साथ वार्ता करके उन चीजों को करना चाहिए। आपको लगता है कि कर्मचारी जो हैं, जो यूनियंस है, वो मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही है? वो उनका बेशक कुछ भी हो, लेकिन हम ये मानते हैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो बातचीत के जरिए हल हो सकता है, क्योंकि हमने भी अपने समय में भी हल निकाल के उन चीजों को आगे अगर परमानेंट हल निकल गया होता तो आज ये मुसीबत नहीं निकल गया था। बिल्कुल, हमारे आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं उस वक्त के जो फेजेस थे, उन फेजेस चरणबद्ध तरीके से समय देना था हर एक फेजेस को। फेज 1, फेज 2, फेज 3 को पूरा करके हमने जो है उसको कैरिज पॉलिसी थी उसको लागू किया था। तो आपने एक मोनोपोली की बात की है, तो मोनोपोली कौन बना के रखना? मोनोपोली मतलब उनको जो संशय हैं, कर्मचारी यूनियंस को अगर संशय उनके कर्मचारियों के हितों के लिए हैं, उन कर्मचारियों को मतलब करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि किसी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि चक्का जाम ये कर देते हैं और उससे पूरी राज्य की जनता को जो है सफर करना पड़ता है। एक इकोनॉमी का नुकसान जो है, क्योंकि हमने सोशल इम्पैक्ट से हरियाणा रोडवेज का जो संचालन हो रहा है वो सोशल एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, इसलिए भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अपने प्रदेश के लोगों को सुविधा देने के लिए हम इस चीज़ को चला रहे हैं, तो उसमें करना चाहिए। और उसमें जो आप जो मंशा, जो हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन है और जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है, उसी के अनुरूप तो हम भी चलेंगे। उसमें हम कानून के बाध्य हैं, हम कानून से किसी चीज़ को ऊपर नहीं हो सकता। और जब उसमें एक चीज़ को तय हो गया तो कर्मचारी यूनियंस को भी और इनको भी समझना चाहिए कि इन चीज़ों के बिना जो है काम नहीं चलेगा, और इस चीज़ों को अगर उनके कोई डाउट्स हैं, उनकी कोई परेशानी है, वो सरकार से बैठ के उसको हल करें। ट्रांसपोर्ट को और बेटर करने के लिए क्या होना चाहिए और क्या करने की आपने कोशिश की थी जो अभी भी नहीं हो पाया है? देखो, बहुत सी चीज़ों में हमने एफिशिएंसी में हिंदुस्तान में सबसे अग्रणी जो हरियाणा रोडवेज रही है, और उसमें एफिशिएंसी के अलावा जो कर्मचारियों की जो जायज़ बात थी वो भी उस वक्त की थी, और भी सुविधाएं जो हमने दे सकते थे, जैसे हमने जो कंसेशन हैं, बहुत तरह के कंसेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ अपने रिसोर्सेज का करके हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, और उसमें हमें बहुत हद तक उस वक्त कामयाब मिली थी। 4200 का फ्लीट हमने पहली बार हरियाणा अस्तित्व आने के बाद सबसे ज़्यादा फ्लीट जो है उस वक्त उसकी संख्या भी बढ़ी थी, और उसके साथ 12 लाख किलोमीटर के प्रतिदिन के हिसाब से उस वक्त एवरेज जो है वो आ भी रही थी। अच्छा, अभी जो खेमका वाला इशू हुआ, उसने कई तरह के सवाल खड़े किए, जिस तरह से उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर उनका जो ट्वीट आया, इरेगुलरिटीज़ की उन्होंने बात की कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ इस डिपार्टमेंट में चल रही थी और मैं इन्हें सामने लाना चाहता था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये संकेत गया कि वो ट्रांसफ़र हो गया। क्या कहेंगे, क्या इरेगुलरिटीज़ इस डिपार्टमेंट में पहले चल रही थी क्योंकि आप इस मंत्रालय को हेड कर रहे थे, या फिर अब का कुछ ऐसा है जो सामने लाना चाह रहे थे? मैं एक बात कहूँगा कि ये तो सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा रेलिवेंट रहता है, क्योंकि उन्होंने जब क्योंकि उनका जो एक तबादला जो है, आज वो कहते हैं सामान्य प्रक्रिया है, वो करते हैं। जब एक वो तबादला हुआ था, जब उससे बड़ी हाय तौबा मचाई थी, और जब उन्होंने बड़े सर्टिफिकेट दिए थे अशोक खेमका को कि बहुत सी चीजें मतलब इसमें की होनी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा कि हर एक सिस्टम में ऑल सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रोवाइज्ड। बहुत सी चीजें कमियां हैं सिस्टम में, उन चीजों को पूरा करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो उनको कमियां होंगी वो उनको पता होगा, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि आप उस मंत्रालय को मंत्री रहे, आपके हिसाब से क्या कमियां? हमने एक बात कह रहा हूं कि जो
चीज़ें इवॉल्व होके आ रही थी और जो चीज़ आ रही थी उस वक्त के हिसाब से हमने सब चीज़ों को उस वक्त अंकुश में रख के उन पर किसी चीज़ पे ऐसा कोई हमारे सामने मसला नहीं था कि उस चीज़ में इस चीज़ का ऐसा कोई इशू होए कि जिस चीज़ को करा जा सके। सारी रेगुलर चेक्स हो रहे थे, सारी उस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा था और उन चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उस पर कार्य किए जा रहे थे। अब ये जो थे इलेबोरेट तो वही कर सकते हैं अशोक खेमका। नहीं तो फिर इरेगुलरिटीज की जो उन्होंने बात वो की, तो वही कह सकते हैं क्या क्या कह रहे थे, क्योंकि वो एक ट्वीट करके उस चीज को कर दिया। आपको लगता है कि तब कोई इरेगुलरिटी, ऐसी कोई इरेगुलरिटीज नहीं थी जिसकी वजह से मतलब ये कहा जाए कि हम तो बड़ी चीज पे किसी चीज पे कर रहे हैं। अब अपनी पोजीशन को करने के लिए आदमी जो अधिकारी है, जब रहा था इतने दिन मौका था तो उस वक्त करके दिखाते जिससे पता लगता कि हाँ कुछ किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। आपने कभी इस डिपार्टमेंट से उधर, कभी एक डिपार्टमेंट से इधर, आज वो बीजेपी ने कर दिया, बात तो एक ही है। अशोक खेमका कांग्रेस सरकार में ही सब अच्छे पदों पे बहुत लंबे समय पे रहे हैं और सरकारों में जब उनका देखोगे तो पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम सरकार में होती है या क्या अशोक खेमका में होती है जिसकी वजह से उनके साथ ये दिक्कत होती है। अच्छा ये बताइए कि अभी, क्योंकि आपने भी, आप ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को हेड करते रहे, अभी रामविलास शर्मा हैं, किस तरह से किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं इसको? देखो अब तो ये अधिकारी जो हैं वही अपनी जो एक हेड होके और जो प्रतिक्रिया दिखा सकता है, ये तो स्टेट ऑफ अफेयर्स अपने आप समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरीके का है जो जिसकी वजह से क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट हु वाज हेडिंग इट अर्लियर। तो अब तो वही जवाब दे सकते हैं इस बात का और अंदर खाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और क्योंकि जब कोई चीज बाहर सामने आएगी तो नहीं, पर इलीगल माइनिंग, खनन, ये सारी चीजें वो उसको लेकर एक पूरा बना रहे थे ना पॉलिसी। वो तो सारी चीजें पहले से ही इस चीज में है। हाँ। बहुत सी चीजें जो है इलीगल माइनिंग और ये ओवरलोडिंग, हाँ। और जो ये चीजें थी ये पहले से थी। हाँ। उनके लिए पहले से मैकेनिज्म उनके लिए किया जा रहा है, उनके लिए रोकथाम की जा रही है, लेकिन भी नहीं हुई। देखो कई चीजें जो मैंने जैसे कहा कि सिस्टम में कुछ चीजें इवॉल्व होकर आती हैं और बहुत सी चीजों को करना पड़ता है। अब ये कहना कि सिर्फ इलीगल माइनिंग हो रही, बहुत से ऐसे काम और भी होते हैं जो हम रोकना चाहते हैं लेकिन हम नहीं रोक पाते, उनको वक्त के साथ साथ उनको करना पड़ता है। यानी कि आपका क्या ये कहना है कि इलीगल चीजें जो हो रही हैं बहुत सी, उनको हम नहीं रोक सकते तो उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। जितनी मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जितने चेक्स मतलब करता है ओवरलोडिंग के लिए, इलीगल माइनिंग के लिए, और जितने चलानिंग उसमें होती है वो सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पूरे जिम्मेवारी है हर एक जिले में। आप कह रहे हैं इतनी ज्यादा होने के बावजूद ये थम नहीं रही? बावजूद ये कई जगह ये मजबूरी हो जाती है, कई जगह इस चीज का मतलब मजबूरी क्या आफ्ताब जी? मजबूरी इसमें ये है कि जब अवैध जब हम सिस्टम को बनाना चाहते हैं तो उसमें मजबूरी कैसी? के राज्य में वही पहाड़ के में जो है पत्थर अलाउ कर देते हैं तो आदमी अपने हिस्से लालच के लिए उस चीज को यहाँ भी सोचता है कि कानून का उल्लंघन, वो समझ नहीं सकता कि कानून का उल्लंघन है। उसे जब पकड़ा जाता है, जब उस चीज का समझ आता है और जब फाइन होता है, जब पता लगता है, लेकिन उससे नुकसान प्रदेश की सरकार को भी होता है और खुद को भी होता है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है, इसकी वजह से ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलती है उसकी वजह से नहीं होता। इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट ऑफ द पीपल जो इस तरह का करते हैं और उस चीज को करते हैं, चाहे वो जमुना सैंड की बात हो, चाहे स्टोन क्वेरिंग की बात हो, सब तरह के उसमें किसी चीज। लेकिन ऐसे बहुत से मंत्री और नेता हैं जिनका माइनिंग का काम है, खनन का काम है, तो आप पॉलिटिकल पैट्रोनेज से इनकार कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा सवाल तो खड़े होते हैं। तो नहीं मानता आज की सरकार के एमएलए और मंत्रियों का, क्योंकि बहुत से कम है, 5-6 बहुत से तो ऐसे हैं जो आप ही के अपने तो जो इनमें गए हैं जिनका ये काम है। कैसी बातें कर रहे हैं आफ्ताब जी? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं ना, कैसे जानते होंगे कि किसी तरह का ऐसे किसी के इंटरेस्ट है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ऐसा कोई जो है इन चीज़ों का जो ज़्यादातर है ये एक लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे स्टेट में ही है और सब जगह ही कम से कम इस तरह की जो समस्याएं जो हैं ओवरलोडिंग की, इलीगल तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होना और इम्प्लीमेंट होना है जरूरत है, और उसको और मजबूती से हमें उसको और एनफोर्स करना चाहिए। वी शुड पुट इन मोर फोर्स। कहीं हमारे दिक्कत आ जाती है, कभी पुलिस डिपार्टमेंट अपने हाथ उठा देता है फोर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए उठा देता है, कभी प्रदेश की पुलिस जो है एक रामपाल बाबा के चक्कर में एक महीने लगी रहती हैं। तो आपके टेन्योर में तो नहीं लगी हुई थी, तब क्या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी मैं कह मजबूरी नहीं है। we need to enforce these policies with a very strong commitment and with a strong will for।
पर ये तो तब आप कहे ना जब आप उस कुर्सी पे नहीं बैठे थे, आप खुद इतने साल उस कुर्सी पे बैठे रहे, आपको चाहिए। आज आप एक बात को कह सकते हो कि 2005 से और 2014 में जहां से हरियाणा में जो तरक्की हुई है किसी पैमाने पे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से देख लो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से देख लो, आप किसी पैमाने में उसको पर कैपिटा इनकम या जो भी आपके इंडेक्स हैं, जो भी तरक्की के इंडेक्स हैं या जो भी मापदंड हैं ये तरक्की को नापने के, उनमें हमें हर एक मापदंड में हरियाणा को आप अग्रणी उसमें पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो सबसे लीडर रहा है हर एक चीज़ में उसमें। तो इस तरीके का एक जो सिस्टम बना था, एक इवॉल्व हुआ था, उस चीज़ को आज की सरकार तो हर एक चीज़ को जो भी कर रखा है उस चीज़ को अपनी बाकी हुए मैनिफेस्टो में वादों को अपनी एक चीज़ को ऐसा शक्ल पेश करती है कि स्टेट में पैसा ही नहीं है, स्टेट में नहीं है किसी चीज का अपना किया हुआ वादा, चाहे किसान से हो, चाहे पेंशन का हो। ये बताइए, बीजेपी तो वादा खिलाफी कर रही है, कांग्रेस अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, तो मुख्य विपक्षी दल इनेलो उसका भी क्या है और कांग्रेस का क्या? चलिए क्लियर कर दीजिए। INLD की जो है अपनी लीडरशिप प्रॉब्लम है उनकी, और जिस तरीके का उसका विधानसभा में और प्रदेश की जनता के सामने, जिस तरह में अब जनता दल में विलय करेगी, अब वो तो उनका अपना वो डिसीजन है। मैं तो एक बात मानता हूँ, जनता परिवार का विलय होना भी कहीं ना कहीं लोग तो इस बात को मानते हैं, कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है ये लड़ी जा रही है, जिसकी वजह से है। और कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा, विधानसभा में भी और पूरे जो है प्रदेश में अपनी जो है भूमिका, किसानों की आवाज़ की बात हो या कोई मुद्दों की बात हो। कांग्रेस का रिवाइवल प्लान क्या है? रिवाइवल प्लान तो कांग्रेस का ऐसा कोई इतना नहीं है कि आप हर एक चीज में एक है। आज भी कांग्रेस का जो एग्जिस्टेंस है वो इसका नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसे नकारें कि कांग्रेस एग्जिस्टेंस के ले रही है, ऐसा हम कहाँ नकार रहे हैं? आपके अपने ही खड़े हो जाते हैं, आपके अंदर ही अपना एक विपक्ष खड़ा होकर ये बोलने लगता है, तो हम तो नहीं। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, इसमें किसी ऐसी बात नहीं है किसी चीज का अपने ख्यालात की अभिव्यक्ति की बात को अगर आप ये कहें कि उसमें किसी तरह के डिफरेंसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्यालात को एक्सप्रेस करने के चक्कर में ही कितने लोग आपसे अलग हो गए, और फिर जो हालात पार्टी के हुए इन चुनाव में वो आप बेहतर जानते हैं। अभी भी आपको लगता है कि अगर ये चलता रहा तो पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मैं कहूंगा जो लोग अलग भी हुए, आज उनकी स्थिति क्या है वो भी आप सब जानते हो किसी तरह का, और जनता उससे बेहतर जानती है कि उनकी क्या स्थिति है, कि कौन से जो उनका बेशक सत्ता में भी है लेकिन आज उनकी स्थिति राजनीतिक तौर पर क्या है। तो इन वन लाइन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि कांग्रेस की अगली स्ट्रैटेजी हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर है तो क्या है? मैं ये मानूंगा हरियाणा के चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे आमजन हो, जो भी पिछले 10 वर्षों का कांग्रेस के नेतृत्व में कार्य किए गए और जो जनता को उनको रियायत और जो सहूलतें दी गई, उनको किसी तरीके से अगर ये सरकार करती है तो उसका विरोध करेगी, और जिस भी वर्ग के साथ किसी के उसके साथ खड़े होके उनकी आवाज़ बन के, चाहे वो सड़कों पे चलने की बात हो, चाहे सांसद, चाहे विधानसभा, चाहे कहीं भी उसमें लड़ाई को आगे तक पहुंचा के अपनी बात को, उनकी बात को सही कंक्लूड कराने के लिए और उनकी बात को पूरी करवाने के लिए पूरे संघर्ष करेगी, पूरी लड़ाई लड़ेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने का। तो जो सत्ता में बैठकर किसी की आवाज नहीं बन पाए, वो आज विपक्ष में बैठकर उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी राजनीति का एक पहलू है, एक रंग है, और राजनीति की बिसात इसे ही कहते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि लोगों के मुद्दों को उबाल कर अपना हल कितना ये पार्टी ढूंढ पाएगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत।